अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब बलूचिस्तान केपीके की क्लास 12 चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिज़िक्स में मौजूद है, और यही टॉपिक सिंध और कैम्ब्रिज की क्लास 12 में भी मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद, आपको यूज़ ऑफ मास स्पेक्ट्रोग्राफ टू डिमॉन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स को एक्सप्लेन करना अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एपरेटस होता है और ये किस लिए यूज़ किया जाता है और इसके रिजल्ट के बाद हमें क्या कंक्लूजन्स मिलते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि आइसोटोप्स हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी कि जिनकी वजह से जो हमारे पास एटॉमिक मास नंबर होता है ये डिफरेंट होता है आइसोटोप्स का। ठीक है, और ये जो हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं इनके अंदर एक और खासियत ये होती है कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स जो है ये सेम होता है। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है आइसोटोप्स। तो मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है जिसे मैं यहाँ पे x से डिनोट करी हूँ और उसके 3 आइसोटोप्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो उसे डिनोट कैसे किया जाएगा कि देखें हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन सेम है, दैट मीन्स कि जो हमारे पास z है वो भी सेम है। ठीक है, आइसोटोप्स में। तो यहाँ पे जो हमने मिसाल ली है वहाँ पे हमारे पास जो z है वो तो सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास एटॉमिक मास नंबर है a वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हम डिनोट कर देते हैं A1, A2 और A3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन तीनों में, ठीक है, वो तो सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम है। और स्टूडेंट्स, होता ये है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी वजह से आती हैं? उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मुतय्यन की जाती हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो आइसोटोप्स हैं उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, दैट मीन्स कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम है। अब मसला ये पड़ता है कि देखें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है तो इसका मतलब है कि अगर हम इनको डिस्टिंग्विश करना चाहें, यानी कि हम इनको अलग अलग देखना चाहें कि कौन सा आइसोटोप कौन सा है, तो हम कोई केमिकल मेथड्स यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट है। ठीक है, इसीलिए केमिकल मेथड्स के बजाय फिजिकल मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब फिजिकल मेथड्स में कौन सा मेथड आ जाएगा? तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हम यूज करेंगे मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, यानी कि जो मैस है जिसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं एक एलिमेंट की, उसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने मैस स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया है जिसके थ्रू इन आइसोटोप्स को सेपरेट करना ज़्यादा इजी है और इनको डिस्टिंग्विश करना इजी है। ठीक है, तो मैस स्पेक्ट्रोग्राफ जो है वो किस काम आता है? मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ काम आता है सेपरेट करने के लिए। किसको सेपरेट करने के लिए? आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए। और दूसरा इसका ये भी हमें फायदा होता है कि जो इनके मैसेज होते हैं, ठीक है, वो भी डिटरमिन किए जा सकते हैं। ठीक है, वो भी इजीली मालूम किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसका जो सेटअप होता है वो यहाँ पे हम एक डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये जो हमारे पास सेटअप होता है मैस स्पेक्ट्रोग्राफ का, इसके अंदर सबसे पहले
जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आयनाइज किया जाता है, ठीक है। एलिमेंट्स को जिनको हमने डिस्टिंग्विश करना हो कि कौन सा आइसोटोप्स हैं, उन एलिमेंट्स को आयनाइज किया जाता है। आयनाइज कैसे किया जाता है कि उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव किया जाता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है, जिसके थ्रू उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, +1 इलेक्ट्रॉन के बराबर उन पे चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो यूं दैट मीन्स कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनके आयंस बन जाते हैं। अभी जो आयंस हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं इस ट्यूब में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स के यहाँ पे हमारे पास एनोड है और कैथोड है, ठीक है। जब इन आयंस को एंटर किया जाता है, चूंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है, इसलिए ये अट्रैक्ट होंगे तेजी से कैथोड की तरफ, जिनकी वजह से इनके अंदर एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। इनको एक्सेलरेट करवाया जाता है और एक खास पोटेंशियल के थ्रू इनको एक्सेलरेट करवाया जाता है, यानी कि जो एनोड है और कैथोड है इनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस V रखा जाता है, ठीक है, जिसे मैं आगे कैपिटल V से डिनोट करूंगी। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास दो स्लिट्स हैं S1 और S2, यहाँ से वो बहुत स्पीडली निकलते हैं, ठीक है। और जब वो स्पीडली निकलते हैं तो हमारे पास आगे मौजूद होती है एक वैक्यूम चैम्बर, ठीक है, वैक्यूम चैम्बर, ठीक है। इस वैक्यूम चैम्बर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई होती है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है इस डायग्राम के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये फोर्स लगाती है इन आयंस के ऊपर, एक सर्कुलर फोर्स लगाती है, ठीक है, एक कर्वेचर में। फिर ये जो आयंस हैं ये अपना पाथ कंप्लीट करते हैं और ये पाथ किस पे डिपेंड करता है, इनका जो मैस है, ठीक है, ये अपने मैस के मुताबिक कर्वेचर बनाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप जैसे कि देख सकते हैं कि जो हमारे पास M2 है, ठीक है, यानी कि एक आयन का मैस ग्रेटर है दूसरे आयन से, तो वो ज्यादा कर्वेचर बनाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं M2 ने ज्यादा कर्वेचर बनाया क्योंकि वो ज्यादा मैस का है, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा है कि जो दूसरा मैस है M1 वो कम मैस का है, इसीलिए उसने कम कर्वेचर बनाया है यहाँ पे। इसीलिए स्टूडेंट्स इन डिफरेंट रेडिया की मदद से हम पहचान पाते हैं कि जो आइसोटोप्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। डिफरेंट रेडियस की बुनियाद पे हम देखते हैं कि कितने आइसोटोप्स मौजूद हैं एक एलिमेंट्स के। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैस की प्रॉपर्टी है वो इसीलिए इस्तेमाल हो रही है क्योंकि हमने देखा है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनका जो एटॉमिक मैस नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, और इसी को यूज करते हुए फिजिकल मेथड के थ्रू इन आइसोटोप्स को डिस्टिंग्विश किया जाता है। और स्टूडेंट्स एक और जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे वैक्यूम चैम्बर क्यों यूज किया जाता है। वैक्यूम चैम्बर यहाँ पे इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ताकि यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद ना हो। अगर एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे तो ये आयंस जो हैं वो एयर मॉलिक्यूल से टकराएंगे और यूं उनका जो पाथ है वो डिस्टर्ब होगा और हमें ठीक तरह से पता नहीं चल पाएगा कि कितने आइसोटोप्स मौजूद हैं एक एलिमेंट के, ठीक है। तो इसीलिए वैक्यूम चैम्बर यूज किया जाता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही होती है। तो आई होप स्टूडेंट्स के ये लेक्चर अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक तो हमने अभी सेटअप डिस्कस किया है मैस स्पेक्ट्रोग्राफ का और देखा है कि इसके अंदर वर्किंग कैसे। स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। जैसा कि सर पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे मैस स्पेक्ट्रोग्राफ के सेटअप को, ठीक है, कि उसके अंदर किस तरह से आयंस इंजेक्ट किए जाते हैं और फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उन पे जो फोर्स लगती है उसकी वजह से वो अपने मैसेज पे डिपेंड करते हुए डिफरेंट रेडिया के अकॉर्डिंगली अपना पाथ कंप्लीट करते हैं, और जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि एक एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं। तो स्टूडेंट्स हम मैथमेटिकली हम देखेंगे कि ये जो डिफरेंट रेडिया बनाते हैं मुख्तलिफ आइसोटोप्स, ये किस तरह से रिलेट करते हैं मैस से, ठीक है। और दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास मैसेज होते हैं आइसोटोप्स के वो हम मैथमेटिकली किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास आयंस होते हैं उनकी एक नैरो बीम आ रही होती है, ठीक है, उनकी एक नैरो बीम आ रही होती है इस मैस स्पेक्ट्रोग्राफ में, ठीक है। तो उनको जब एक्सेलरेट करवाया जाता है तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो फिर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, वो इक्वल आएगी वीई के, ठीक है। यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि वीई क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस फॉर्मूले से
रिप्रेजेंट की जाती है वो रिप्रेजेंट की जाती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास इक्वल बन जाएगा कैपिटल वी इंटू ई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन है उसमें जो मैस है वो एम से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। जो हमारे पास एलिमेंट है उसके मैस को एम से रिप्रेजेंट किया गया है, जो आइंस हैं, ठीक है। और साथ ही जो यहाँ पे v है, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं आइंस, वो वेलोसिटी यहाँ पे v से रिप्रेजेंट की गई है, यानी कि स्मॉल v से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कैपिटल v है ये मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट कर रही है, ठीक है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया था जिसके थ्रू एक्सेलरेट करवाया गया था आइंस को, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किया था मैंने v से। और जो आइंस हैं उनके ऊपर जो चार्ज है उसे यहाँ पे e से डिनोट किया गया है। तो स्टूडेंट्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ में हमारे पास वो कह रहा था कि जो आइंस हैं उन्हें एक्सेलरेट करवाया जाता है, ठीक है। उन्हें जब एक्सेलरेट करवाया जाता है एक पोटेंशियल के थ्रू, तो मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर जब वो पहुंचते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड बी उनके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती है, ठीक है। और फिर जब इस फोर्स की वजह से वो एक सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंगली ट्रेवल करते हैं तो आगे से वो डिटेक्टर में डिटेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। डिटेक्टर का काम ये होता है कि वो देखता है कि कितने नंबर ऑफ आइंस, ठीक है, कितने नंबर ऑफ आइंस पर सेकंड आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो नंबर ऑफ आइंस पर सेकंड होते हैं इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि जैसा कि हमने आइसोटोप्स के टॉपिक में डिस्कस किया था कि हमारे पास एक एलिमेंट जो होता है वो दो आइसोटोप से के मिक्सचर से बन सकता है। जैसे कि जो हीलियम है, ठीक है, वो दो आइसोटोप से मिलकर बनता है, एक हीलियम 4 और एक हीलियम 3, ठीक है। इन दोनों के मिक्सचर से मिलके बनता है। तो जब इनकी एबंडेंस देखनी होती है तो यही जो डिटेक्टर है इसका काम यही होता है कि नंबर ऑफ आयंस पर सेकंड को डिटेक्ट करता है कि एक सेकंड में कितने आइसोटोप्स के हमारे पास आयंस आ रहे हैं। उसके मुताबिक हमें पता चलता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो आइसोटोप्स के मिक्सचर से मिलके बना है तो हमें पता चल जाता है कि इस मिक्सचर में किस आइसोटोप की एबंडेंस ज़्यादा है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स जो हमने एक एग्जांपल देखी थी इसी हीलियम की, तो उसमें जो हमारे पास हीलियम 3 की एबंडेंस थी वो बहुत कम थी, ठीक है, इसकी एबंडेंस कम थी। और मोस्टली जो हमारे पास हीलियम का मिक्सचर था वो किसकी वजह से था, हीलियम 4 की वजह से इसकी एबंडेंस बहुत ज़्यादा थी। दैट मीन्स कि जब हम एक मैस स्पेक्ट्रोग्राफ में इसी हीलियम के आइसोटोप्स को देखेंगे तो हमारे पास एबंडेंस किसकी आएगी, हीलियम 4 की, यानी कि नंबर ऑफ आयंस हीलियम 4 के ज़्यादा आएंगे एक सेकेंड में। तो स्टूडेंट्स जब ये आयंस मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरते हैं तो जो इनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है उसे मैं डिनोट करूंगी एफ बी से, ठीक है। और वो क्या फोर्स एक्सर्ट होती है, क्यू वी बी, ठीक है। जबकि यहाँ पे हम इस सेटअप में डिनोट कर रहे थे क्यू यानी कि चार्ज को ई से, ठीक है। और जो वेलोसिटी है आयंस की वो वी है और मैग्नेटिक फील्ड बी ही है। तो स्टूडेंट्स ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स इन आयंस के ऊपर लगाई थी जिसकी वजह से वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं, ठीक है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो स्टूडेंट्स किस रिलेशन से शो की जाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स को शो किया जाता है एफ सी से, ठीक है। और इसका रिलेशन हमारे पास क्या होता है, वो होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। जहाँ पे जो m है ये यहाँ पे शो करेगा आइंस के मैस को, और जो v है ये इनकी वेलोसिटी को शो करेगा, और जो यहाँ पे r है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को शो करेगा कि वो किस तरह से सर्कुलर पाथ में जो ट्रेवल कर रहे हैं उसका रेडियस कितना है। तो स्टूडेंट्स ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये एक्सर्ट हो रही हैं आयंस के ऊपर किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड बी की वजह से। दैट मीन्स कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। हमारे पास जो एफ बी है वो इक्वल होगी एफ सी के। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा ई वी बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। और यहाँ से हमारे पास आर की क्या वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी एम वी ओवर ई बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जितना ज़्यादा मैस होगा एक आइसोटोप का, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो रेडियस बनाएगा। तो स्टूडेंट्स उसको यहाँ पे उसी डायग्राम के थ्रू दोबारा से डिस्कस करते हैं जो मैस स्पेक्ट्रोग्राफ की हमने देखी थी, कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे आइसोटोप्स हैं वो दो पार्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, और वो मैस पे ही डिपेंडेंट हैं। यानी कि जो हमारे पास अगर ज़्यादा मैस का आइसोटोप है, ठीक है, तो वो ज़्यादा जो है कर्वेचर बनाएगा, ठीक है,
रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका ज़्यादा होगा, और अगर मास कम है तो वो कम बनाएगा, जिसकी वजह से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे आइसोटोप को। और स्टूडेंट इसी रिलेशन को, यानी कि जो हमारे पास इस रेडियस का रिलेशन आया है जो कि इक्वल है एम वी बाई ई बी, इसको दोबारा हम लिख लेते हैं। हमारे पास रेडियस किसके इक्वल आया है? एम वी बाय ई बी, ठीक है। इसको ठीक तरह से लिख लेते हैं, एम वी बाय ई बी। तो यहाँ से हमारे पास m की क्या वैल्यू आ जाएगी? m की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बी ई आर ओवर वी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमने इससे पहले एक इक्वेशन डिस्कस की थी जो कि हमारे पास आई थी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे हम यूज करेंगे। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 थी हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल वी ई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास ऊपर m का रिलेशन आया है ये वाला, ठीक है, यहाँ से हम इस तरह करते हैं, v की वैल्यू निकालते हैं। v की यहाँ से वैल्यू बन जाएगी बी ई आर ओवर m, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो ये हमारे पास अब बन जाएगा हाफ, ठीक है, हाफ m। अब देखें जो ऊपर v है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा बी स्क्वायर ई स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर m स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू वी ई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक m से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे एक m रह जाएगा, ठीक है। तो अब जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा वो कैसे बनेगा? m दूसरी तरफ लेके जाएं तो हमारे पास बन जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर ई स्क्वायर बी स्क्वायर ई स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर टू वी ई, ठीक है। जहां पे जो ई है एक इस ई से कटेगा, हमारे पास ऊपर एक ई रह जाएगा, तो हमारे पास मैस अब आ रहा है बी स्क्वायर ई आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू वी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैथ्स का रिलेशन आ रहा है, यानी कि इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि जो आइसोटोप है उसका मैथ्स अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब हमें वैल्यू मालूम हो मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, जो आयन के ऊपर चार्ज है उसका पता हो, और जो वो रेडियस बनाएगा इस मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर, जब उस पर फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उस रेडियस का हमें पता हो कि उसने कितना रेडियस बनाया है, और जो पोटेंशियल अप्लाई किया गया है v उसकी वैल्यू मालूम हो, तो हम मैस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं एक आइसोटोप के। तो स्टूडेंट्स हमने जो डिस्कस किया था कि जो मैस स्पेक्ट्रोग्राफ होता है इसके अंदर एक डिटेक्टर लगा हुआ होता है जो कि नंबर ऑफ आइंस पर सेकंड को मालूम करता है, जिसकी वजह से हमें अबंडेंस का पता चलता है कि एक जो आइसोटोप है उसकी अबंडेंस कितनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सामने नियॉन के आइसोटोप्स की जो अबंडेंस है उसका ग्राफ बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस पे आयन करंट है। आयन करंट से मुराद ये है कि कितने नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा है एक सेकंड में, ठीक है। और नीचे हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास मौजूद है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है, यहाँ पे जो पीक्स हैं ये शो कर रही हैं कि कोई एलिमेंट कितना अबंडेंट है, कितना ज़्यादा है, यानी कि कोई आइसोटोप कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, जिनके एटॉमिक मास नंबर कितने हैं? एटॉमिक मास नंबर है 20, 21 और 22, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हाईएस्ट पीक है वो किसके लिए आ रही है? वो आ रही है 20 के लिए। और यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है इसका मतलब है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ आइंस है इस आइसोटोप के लिए बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास सबसे ज़्यादा अबेंडेंट आइसोटोप है नियॉन का, वो कौन से एटॉमिक मास का आइसोटोप है? वो है 20 एटॉमिक मास का, ठीक है। और उसके बाद देख सकते हैं कि उसके बाद जो नंबर आता है वो किसका आ रहा है? वो आ रहा है हमारे पास 22 का। यह है 22 के लिए छोटी सी पीक है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये सेकंड नंबर पे अबंडेंस में है, और थर्ड नंबर यानी कि लीस्ट अबंडेंट आइसोटोप कौन सा है? वो आइसोटोप है हमारे पास 21 एटॉमिक मास नंबर का। तो दैट मीन्स कि इनको हम नंबर करते हैं कि 20 सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ अबंडेंस वाला आइसोटोप है, 22 उसके बाद है, ठीक है, और उसके बाद जो लीस्ट है वो हमारे पास 21 है। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने ग्राफ देखा है कि देखें मैस स्पेक्ट्रोग्राफ से हमें क्या क्या पता चलता है कि कोई आइसोटोप कितना अबंडेंट है, ठीक है। फिर हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं आइसोटोप्स के दरमियान में। फिर हम देख सकते हैं कि एक एलिमेंट अगर दो आइसोटोप्स या दो से ज़्यादा आइसोटोप्स का मिक्सचर है तो उनकी अबंडेंस कितनी है, ठीक है। और मैस स्पेक्ट्रोग्राफ के थ्रू स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि जो मैस है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं आइसोटोप्स का। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा।